हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये कॉमन है हम सभी के लिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का दाम इतना ज़्यादा हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है सभी को दिक्कत हो रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि रिसर्च करें कि ऐसा क्यों हो रहा है और इससे हम लोग को क्या इफेक्ट होगा और फ्यूचर क्या होने वाला है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अगर आपका मन में ये सवाल है कि अगला गाड़ी या बाइक कब खरीदें, या फिर गाड़ी जो बाइक खरीद रहे हैं या गाड़ी खरीद रहे हैं उसमें डीजल लें, पेट्रोल लें या इलेक्ट्रिक लें, उसके बारे में अगर आपको सोचना है, या फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का स्पेसिफिक जो रीज़न है विस्तार में वो समझना है, या फिर आपको अगर फ्यूचर क्या होने वाला है फ्यूल का, फ्यूचर जो ट्रांसपोर्ट है या मोबिलिटी है इसका जो फ्यूचर होने वाला है इसके बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियो के एंड तक बने रहें। ये वीडियो में हम लोग 3 पॉइंट्स मेजरली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग इज़ ग्लोबल सिनेरियो के बारे में समझेंगे कि ग्लोबल सिनेरियो क्या है और उससे हम लोग को क्या इफेक्ट हो रहा है। सेकंड हम लोग समझेंगे डोमेस्टिक मार्केट जो है, जो इंडिया एज ए डोमेस्टिक मार्केट जो है उसमें जो है कौन कौन से पॉइंट्स है जो हम लोग को कंसीडर करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग जानेंगे जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इसके बारे में क्या कर रही है और उससे हम लोग का फ्यूचर कैसे डिपेंड करता है। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ग्लोबल सिनेरियो जो है दैट इज़ कि जो फर्स्ट वेव ऑफ कोविड जब आया था उस टाइम क्रूड ऑयल प्राइसेस ड्रॉप किए थे एंड 18 साल में लोएस्ट वैल्यू पे चला गया था क्रूड ऑयल, अराउंड $20 पर बैरल तक चला गया था क्रूड ऑयल। लास्ट ईयर के अप्रैल मई का जो महीना था उसमें इतना कम तक गया था। तो उस टाइम में एक चीज़ ये नोटिस हुआ था कि ग्लोबल डिमांड ड्रॉप किया है बट सप्लाई नॉर्मल लेवल पे था। तो सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ओपेक कंट्रीज जो होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो होते हैं, ये कंट्रीज मिलके एक एग्रीमेंट पाए कि हम लोग और क्रूड का प्रोडक्शन कम करेंगे। क्रूड का प्रोडक्शन कम करने से क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगा। डिमांड तो कम हो ही रहा था लेकिन सप्लाई ज़्यादा था, सप्लाई को कम किया जाएगा ताकि डिमांड को मैच कर पाए। और बाद में जब डिमांड बढ़ेगा सप्लाई कम रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्या कॉस्ट बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई सीजनल फ्रूट आप खरीदते हो, सीजन जब स्टार्ट होता है फ्रूट्स कम रहते हैं मार्केट में, डिमांड ज़्यादा रहता है, उस टाइम दाम ज़्यादा होता है। आम का दाम सीज़न के स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है लेकिन सीज़न के बीच में और एंड में सबसे कम हो जाता है। तो ये जो चीज़ें सेम चीज़ आपका हर एक इंडस्ट्री में ही होता है। दैट इज़ हाउ इकोनॉमिक्स वर्क्स। तो ओपेक कंट्रीज़ ने प्रोडक्शन कम कर दिया, काफ़ी हद तक कम कर दिया, जिसके वजह से डिमांड से सप्लाई कम हो गया एंड अगेन द ऑयल प्राइस स्टार्टेड टू ग्रो। इसके वजह से रिबाउंड हुआ। आफ्टर दैट सेकेंड वेव आने के पहले वैक्सीन अनाउंस हुआ, तो उससे ग्लोबल सेंटिमेंट्स काफ़ी पॉजिटिव हुए एंड रिजल्ट में क्या होगा कि मार्केट खुलना चालू हो गया, ग्लोबल डिमांड बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ा तो प्राइसेस क्रूड के बढ़ने चालू हो गए। तो इसको हम लोगों ने ये ग्राफ में प्लॉट किया जो आपका भी स्क्रीन पे आ रहा है। इसमें हम लोगों ने पहले दिखाया कि पिछले 2019 अप्रैल से लेके 2021 के जुलाई तक क्रूड ऑयल का प्राइसेस कैसे वेरी किया है। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो अप्रैल और मई 2020 में सबसे ज़्यादा डिप आया था जो अराउंड $20 पर बैरल तक जा चुका था, $19.78 गया था पर बैरल, दैट वाज द लोएस्ट। उसके बाद सप्लाई को कंस्ट्रिक्ट किया गया तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस बढ़ना चालू हो गया एंड ये फर्स्ट वेव जब कंप्लीट हुआ उसके बाद जो लॉकडाउन फिर से जब खुलना चालू हुआ एंड वैक्सीनेशन अनाउंस हुआ कि वैक्सीन अभी निकलने वाले हैं मार्केट में, दैट वाज समवेयर इन अक्टूबर-नवंबर। उसके बाद से आपका क्रूड ऑयल का प्राइसेस ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ एंड इट इज शोइंग अ पॉजिटिव ट्रेंड टुवर्ड्स इंक्रीज। सेकेंड वेव आने के बावजूद कोई फर्क पड़ा नहीं इस पे क्रूड ऑयल प्राइसेस पे, क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होते ही गए एंड और भी पैरेलल 2-3 चीज़ चल रहा है जिसके वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस फ्यूचर में इंक्रीज हो रही है, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड अगर हम देखेंगे कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में जो ओपेक कंट्रीज ने जो एग्रीमेंट साइन किया था वो एग्रीमेंट को फिर रिवर्स करने के लिए पिछले 1-2 महीने में काफ़ी कोशिश हुआ। ओपेक कंट्रीज मीट किए एंड दे ट्राई टू चेंज दैट एग्रीमेंट बैक टू नॉर्मल, बिकॉज जो कंट्रीज ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है जैसे यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, नाइजीरिया एक्सेट्रा, तो काफ़ी सारे कंट्रीज हैं। ओपेक प्लस में आपका रशिया आ जाता है, अजरबैजान आ जाता है, बहरीन आ जाता है। तो ये सब कंट्रीज फिर से दे मेट टुगेदर एंड ट्राई टू कम टू कंसेंसस के प्रोडक्शन को बढ़ाया है। बट इसमें एक जगह में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि ये लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि सप्लाई कंस्ट्रिक्ट करने के बाद डिमांड बढ़ना चालू हो गया तो प्राइसेस बढ़ना चालू हो, दे आर सम कंट्रीज आर ऑफ द व्यू के थोड़ा सा बढ़ाएंगे सप्लाई बट ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे ताकि प्राइस अच्छा रहे।
कुछ कंट्रीज बोल रहे नहीं हमको प्रोडक्शन करने दो बिकॉज हम लोग को इकोनॉमी को हिट हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो यूएई और सऊदी अरब के बीच में थोड़ा सा इश्यूज चल रहा है इसको लेके, एंड इसी वजह से आपको ऐसे न्यूज़ देखने को मिलेंगे कि यूएई का जो एनर्जी मिनिस्टर है ही मेड अ कमेंट के ऐसे सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करके रखना इज़ अनफेयर फॉर देयर कंट्री बिकॉज वो लोग प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे तो उनके इकोनॉमी को हिट हो रहा है। सो ये प्रॉब्लम्स के वजह से आपका वन साइड ऑफ के सप्लाई कम हो रहा है। सेकेंड, जो लॉन्ग टर्म इशू जो हो रहा है वो रिसर्च करके देखा गया है कि काफ़ी आर्टिकल्स है इसके बारे में इंटरनेट पे कि बड़े बड़े जो ऑयल जाइंट्स हैं जैसे आपके एक्सॉन मोबिल हो गया या फिर टोटल एनर्जीज, शेल, ये सब बड़े बड़े कॉरपोरेशंस है वर्ल्ड में जो लोग इस ट्रेड में हैं, पेट्रोलियम ट्रेड में हैं। सो इनके ऊपर काफ़ी अच्छा खासा प्रेशर है कि ये लोग अपना जो फंड्स है या अपना इन्वेस्टमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करें। सो ग्लोबली एक रेस है कि रिन्यूएबल एनर्जी में कौन सा कंट्री आगे रहेगा। आइसलैंड इज़ वन ऑफ द फॉरमोस्ट कंट्रीज टू ऑलमोस्ट गो 100% ग्रीन। सो स्पेशली यूरोप में जैसे वो नेदरलैंड का एक कोर्ट ने दे हैव पास्ड अ रूलिंग कि टू फॉर शेल कि आप अपना अच्छा खासा फंड्स आप रिन्यूएबल एनर्जी में दो, तो शेल इज़ नाउ अंडर प्रेशर। सेम थिंग बहुत बड़े बड़े जो हेज फंड्स है जो लोग ये सब कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं वो लोग की तरफ से प्रेशर है, जैसे ब्लैकस्टोन हो गया, उनके तरफ से प्रेशर है एक्सॉन मोबिल पे कि आप लोग रिन्यूएबल में जाओ। तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, ये लोग फंड्स डाइवर्ट कर रहे हैं रिन्यूएबल में, बट फंड्स डाइवर्ट कहाँ से कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑयल एक्सप्लोरेशन बहुत क्रूशियल हो जाता है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए कि ऑयल को और खोजना कि कहाँ कहाँ और ऑयल है। कि अगर हम लोग डिक्लेयर किए कि सपोज वेनेजुएला में इतने बिलियन बैरल्स ऑयल है, लेकिन वो कौन से पॉइंट से निकाल पाएंगे, वो जो एक्सप्लोरेशन है उस एक्सप्लोरेशन का जो बजट है उसको कट किया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका ऑटोमेटिकली जो है लॉन्ग टर्म में नए ऑयल के सोर्सेज मिलने कम हो जाएंगे बिकॉज वहाँ पे एक्सप्लोरेशन हो ही नहीं रहा है, फंड्स कम हो रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले 2012 ऑनवर्ड्स हम लोगों ने एक ग्राफ प्लॉट किया कि जो है ग्लोबल ऑयल एक्सप्लोरेशन में जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं उसके बारे में, जो ऑयल एक्सट्रैक्शन के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है 2012 से लेके 2020 तक। तो इन 8 सालों में देखा गया कि इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट हाफ हो गया। अगर आप ये ग्राफ देखेंगे तो आप देखेंगे अराउंड 700 से 800 बिलियन डॉलर्स तक इन्वेस्ट होता था 2012 में, जो अभी अराउंड 300 से 400 के बीच में जाके रुक गया है। सो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। शॉर्ट टर्म में ऑफकोर्स सप्लाई डिमांड का जो इशू चल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम लोग का सप्लाई कम होगा। इवन इफ ओपेक कंट्रीज अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा फिर भी लॉन्ग टर्म में हम लोग को जो है नेचुरल रिसोर्सेज का जो फ्यूल्स है उसमें सप्लाई का इशू आएगा। सो इससे हम लोग को एक इन्फ्रेंस ये आता है कि लॉन्ग टर्म में जो है डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई कम होगा, एंड फाइनली क्या होगा, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो वी नीड टू कीप दैट इन माइंड। अभी शॉर्ट टर्म में मे बी 2 साल या 3 साल में रिवाइवल्स काफ़ी सारे होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये प्रॉब्लम होने वाला है। सो यू नीड टू प्लान अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो है हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि डोमेस्टिक फैक्टर्स क्या क्या है। सो देखा जा रहा है आज के डेट में जब ये वीडियो शूट हो रहा है अराउंड 14 स्टेट ऐसे हैं जिसमें ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल बिक रहा है, 100 या 100 से ज़्यादा। अभी मैं मुंबई में हूँ, तो मुंबई में एट द टाइम ऑफ शूटिंग दिस वीडियो पेट्रोल इज समवेयर अराउंड 106 रुपीज़ पर लीटर एंड डीजल इज समवेयर अराउंड 97 रुपीज़ सम चेंज। सो डीजल भी 100 टच करने वाला है, पेट्रोल तो 100 का क्रॉस कर चुका है। ये हम लोग को समझना पड़ेगा कि पेट्रोल और डीजल में का दाम ऐसा इतना ज़्यादा क्यों है। आप लोगों ने काफ़ी वीडियोस में या काफ़ी ब्लॉग्स में पढ़ा होगा या देखा होगा वीडियोस में या आर्टिकल्स पढ़े होंगे जहाँ पे ये बार बार बोला जाता है कि हम लोग जो फ्यूल खरीदते हैं उसमें टैक्सेस का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होता है, एंड ये बात एकदम सही है। पेट्रोल में अराउंड 55% टैक्स कंपोनेंट होता है, जो अगर आप 100 रुपये का पेट्रोल खरीदते हो तो 55 रुपये उसमें टैक्सेस का ही रहता है। डीजल आप जो अगर 100 रुपये में खरीदो तो उसमें 51% डीजल में टैक्सेस रहते हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक रिफॉर्म लाया था 2020 में आया था सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो एक्साइज जो रेट है उसको बढ़ाया गया। पेट्रोल में बढ़ाया गया, डीजल में बढ़ाया गया। पेट्रोल में अराउंड 20 रुपीज़ एक्साइज होता था, जिसको अराउंड 33 रुपीज़ तक लेके जाएगा, विच वॉज 65% इंक्रीज। और डीजल में अराउंड 16 रुपीज़ के पास था एक्साइज जो कलेक्ट होता था, उसको इंक्रीज करके 32 रुपीज़ तक लेके जाएगा। ये जब टैक्स का रिफॉर्म आया, एक्साइज का रिफॉर्म, इसके बाद से जो है आपका पेट्रोल और डीजल का प्राइस, जो कि काफ़ी डिफरेंट होता था पहले, वो काफ़ी पास आ गया। मतलब पेट्रोल अगर 100 का बिक रहा है तो डीजल शायद 90 का बिक रहा है, तो इट इज़ वेरी क्लोज। पहले अगर पेट्रोल अगर 100 जाता था तो डीजल अराउंड 70 या 80 का रहता था, तो अभी ये जाके पास हो गया। इसको छोड़ के भी
जो अदर कॉस्ट इन्वॉल्व है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। 80% ऑफ जो क्रूड इंडिया यूज़ करता है दैट इज़ इम्पोर्टेड। अगर 100 लीटर क्रूड आता है तो उसमें 80 लीटर ऑफ क्रूड इज इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड। सो इम्पोर्ट होता है तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगता है, 2.5% कस्टम ड्यूटी है। क्रूड जब इंडिया में आता है तो उसके बाद रिफाइनरी जाता है जहाँ पे क्रूड को डिस्टिलेशन करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा डिफरेंट कंपाउंड्स में इसको रिफाइन किया जाता है एंड देन ये सर्कुलेशन होता है। तो रिफाइनिंग का कॉस्ट है, रिफाइनिंग का कॉस्ट ऐड होता है। फिर आपका जो रिफाइनरी से लेके पेट्रोल पंप तक का जो फ्रेट कॉस्ट है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो पेट्रोल को या डीजल को रिफाइनरी से पेट्रोल पंप तक लेके आने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ऐड होता है। फिर डीलर मार्जिन ऐड होता है बिकॉज उसने पेट्रोल पंप पे इन्वेस्ट किया है तो ही नीड्स हिज कमीशन, तो वो ऐड होता है। फिर ऐड होता है वैट और रोड सेस। अभी तक जो फ्यूल है हम लोग खरीदते हैं वो वैट एरा में है, ऑल्दो हम लोग 2017-18 से जीएसटी में आ गए हैं, बट फ्यूल जो है अभी तक वैट ही उसमें लगता है। ये जो आपके स्क्रीन पे अभी आ रहा है टेबल, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पेट्रोल और डीजल में लिटरली डिफरेंस कुछ बचा ही नहीं है। ये जो वैल्यूज़ आपको दिख रहे हैं ये दिल्ली का वैल्यूज़ है, 5 जुलाई का वैल्यू है। तो उसमें देखा गया था कि 100 रुपये पेट्रोल था और अराउंड 89 रुपीज़ का डीजल मिल रहा था। एंड इसमें देखा गया कि बाकी कॉस्ट तक आप अगर सीरियल नंबर 4 देखोगे कि बेसिक कॉस्ट एट फिलिंग प्लांट, मतलब फिलिंग पॉइंट, मतलब जहाँ पे आप खरीद रहे हो उस पर जो बेसिक है विदाउट सेल्स टैक्स, फ्यूल पेट्रोल का दाम 77 रुपये था और डीजल का दाम 76 रुपीज़ था। वैट पेट्रोल पे 30% है और डीजल पे 17%, जिसके वजह से आपका डीजल का दाम कम पड़ रहा है। अगर दोनों का अगर जीएसटी में लेके आया गया इसको तो शायद पेट्रोल और डीजल का दाम सेम हो जाए। मूविंग फॉरवर्ड, ये तो थे जो इश्यूज, ग्लोबल इश्यूज, डोमेस्टिक इश्यूज, ये प्रॉब्लम्स थे। सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी इस पे काफ़ी सालों से काम कर रही है क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी लॉन्ग टर्म इशू था। बहुत सालों से इंडिया इंपोर्ट ही कर रहा है क्रूड, तो इसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी काफ़ी डिटेल काम कर चुकी है और कर रही है। जिसमें से एक काम जो है बहुत ही क्रिटिकल है, दैट इज इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। 2005 में ये पायलट प्रोजेक्ट लाया गया था एंड टारगेट ये है कि 2023 तक 10% इथेनॉल ब्लेंड रहेगा। मतलब आप अगर 100 लीटर का पेट्रोल खरीदते हो तो उसमें आपको 10 लीटर का जो है इथेनॉल ब्लेंड होकर आएगा, ओनली 90 लीटर्स प्योर पेट्रोल रहेगा। ये 2023 का टारगेट है और 2025 का जो टारगेट है दैट इज 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। तो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के बारे में हम लोग डिटेल वीडियो बनाएंगे। सो इससे क्या होगा कि हम लोग का जो डिपेंडेंसी है क्रूड पे थोड़ा कम होगा। उससे हम लोग का जो है कि जो करेंसी हम लोग इंपोर्ट करने के लिए जो फॉरेन करेंसीज बाहर भेजते हैं वो करेंसी हम लोग के पास वापस आ जाएगा, हम लोग के पास बचेगा। वी डोंट हैव टू स्पेंड सो मच मनी इन इंपोर्टिंग क्रूड। तो दैट इज़ वन मेजर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग, विच इज़ अ वेरी गुड मेजर। सेकेंड थिंग इज जो फ्यूल के टैक्सेस है, जो मैंने आपको बताया कि वैट कलेक्ट होता है पेट्रोल पे 30% और इस पर 17% दिल्ली में। तो अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग कंपोनेंट है वैट का। तो ये जो है ये डिस्पैरिटी को चेंज करके अगर इसको जीएसटी में लाया गया, इसके बारे में एक्सप्लोरेशन हो रहा है। कुछ मीडिया में स्टेटमेंट्स भी आपको मिल जाएंगे जो पुराने मिनिस्टर्स के, कि यहाँ पे ये डिस्कस हुआ है कि नहीं जीएसटी में लाया जा सकता है तो विल सेव कंज्यूमर्स के लिए थोड़ा हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रही है एंड दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू हेल्प इन द लॉन्ग रन के हम लोग को इंपोर्ट क्रूड के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी रहेगा लेकिन थोड़ा सा कम होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रेसिवली कर रही है और जो कि बहुत अच्छा है कंट्री के लिए ऑन द लॉन्ग रन, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट इन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है एग्रेसिवली। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको काफ़ी सारे स्कीम्स में गवर्नमेंट ला रही है, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो पार्ट सप्लायर है, एंसिलरी मैन्युफैक्चरर्स है, उसको गवर्नमेंट काफ़ी प्रमोट कर रही है। उन लोगों को टैक्सेशन का काफ़ी बेनिफिट दे रही है, काफ़ी सारे सब्सिडीज़ दे रहे हैं, जिसके वजह से उसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ेंगे और सप्लाई जैसे बढ़ेगा ऑटोमेटिकली प्राइसेस कम होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का करेंट जो प्राइसिंग है थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, लेकिन आपको रोड टैक्स में बेनिफिट मिलता है, आपको जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर उसमें बेनिफिट ऑलरेडी मिल रहा है। तो इसको और बेटर किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में काम कर रही है एंड मेनी बिग कंपनीज, लेट्स से टाटा पावर फॉर एग्जांपल, दे हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड कि वो लोग बड़ा नेटवर्क क्रिएट करने वाले हैं आपका चार्जिंग स्टेशंस का। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल ना खरीदने का 2 मेजर रीज़न है आज के रेट में जो कंज्यूमर से हम लोग को पता चलता है। दैट इज़ वन इज़ ज़्यादा कॉस्ट है
एंड द सेकेंड थिंग इज रिचार्जिंग स्टेशंस कम है या फिर कहाँ है वो आइडिया नहीं है, जिसकी वजह से लॉन्ग ड्राइव पे लेके नहीं जा सकते। कि सपोज़ किसी को यहाँ से मुंबई से अगर किसी को जबलपुर जाना है फॉर एग्जांपल, तो उसको चार्जिंग स्टेशन के हिसाब से अपना रूट प्लान करना पड़ेगा। पेट्रोल पंप तो हर जगह है, या डीजल हर जगह मिलता है, तो वो जो है अवेलेबिलिटी का जो इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है। सो ये सब डिटेल स्टडी के बाद, ये सब पॉइंट्स समझने के बाद ये हम लोग को क्लियर पिक्चर आ रहा है कि अगर कोई मेजर ग्लोबल रिफॉर्म नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्री में, तो अगर ऐसे ही चलते गया तो शायद क्रूड ऑयल का प्राइसेस और बढ़ेगा, कम नहीं होगा, और बढ़ेगा, जिससे हम लोग का पेट्रोल डीजल का प्राइसेस बढ़ सकता है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल शुड सपोर्ट अस इसको कंट्रोल करने के लिए, दैट इज वन थिंग। सो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी या फिर एनी अदर फ्यूल ऑफ फ्यूचर, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हाइड्रोजन, अगर ऐसा कोई नया फ्यूल ईजाद हो जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम्स डाउन, दैट वी नीड टू लुक एट। और अगर हम लोग लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में हम लोग को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा उसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। इवन इफ यू वांट इट और इफ यू डोंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। सो वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। कंटेंट अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।